है गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट डिस्कशन। और ये हमारा स्टेज नंबर 30 होगा, 30। जैसा आप देख रहे हैं ये एपी सर इंग्लिश है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेली पीडीएफ्स और डेली क्विजेस आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट डिस्कशन। एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से देखिएगा, समझिएगा, देन आगे मूव करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो इनको डील करना बड़ा ही आसान होता है। देखिए यहाँ पर चाइल्ड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई जो वर्ड करता है वो डिटर्मिनर होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें चाहिए वो एडजेक्टिव चाहिए। प्लेड वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, क्योंकि आपको पता है जो वर्ड किसी एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे चाहिए वो एडवर्ब चाहिए। तीसरे नंबर पे यार्ड जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए कोई डिटर्मिनर, इसका मतलब यहाँ पर भी एडजेक्टिव चाहिए। यानी आपको एक ऐसा ऑप्शन फाइंड करना है जिसमें पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब, तीसरा एडजेक्टिव हो। तो पहला एडजेक्टिव यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्लमजली लिखा। अगर क्लमजी लिखा होता तो सर थोड़ा सा सोचते, लेकिन आप ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो पहला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो खत्म। ऑप्शन नंबर बी में भी क्यूरियोसली लिखा है जो कि एडवर्ब है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी एक्साइटेड ठीक है एडजेक्टिव, लेकिन जो बी ऑप्शन स्विफ्ट है इसको स्विफ्टली लिखना होता तो एडवर्ब हो जाता। अभी हम यहाँ पर सेंस नहीं लगा रहे हैं, अभी हम आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बता रहे हैं कि कैसे आप करेंगे बड़ी आसान तरीके से। भले ही सेंस ना निकल का है, लेकिन आपको ये बात तो पता ही है कि कौन एडवर्ब कौन एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी बचा आपके पास आंसर, और डी को रखिए और आंसर भी दीजिए। देखिए एनर्जेटिक लिखा है, एनर्जेटिक चाइल्ड हो जाएगा। प्लेड कैसे, हैप्पीली खेला, और कहाँ पर खेला, स्पेसियस यार्ड में खेला। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। यानी कि पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब, तीसरा एडजेक्टिव हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड करना है हमें एरर डिटेक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पर गलती से 3 पार्ट में लिख गया, एक्चुअल में ये 4 पार्ट्स में है, इसको ज़रा गौर करिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है एज बोथ अ नॉवलिस्ट एंड एन यूनिवर्सिटी लेक्चरर। देखो एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको पता है कि जो वॉल साउंड वर्ड होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड होते हैं उनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो एन तो वैसे भी यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो यू से है, ध्यान दीजिएगा। तो यू यानी या, और इसके पहले हम ए लगाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जब किसी एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई 2 वर्ड हम लगाते हैं तो पहले वाले के पहले आर्टिकल लगाते हैं। यानी यहाँ पर अ नॉवलिस्ट बिल्कुल सही है, और पीछे वाला आर्टिकल हटा दो। जैसे आपने देखा होगा ना, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो ये प्रिंसिपल और मैनेजर एक ही लोगों की एक ही पर्सन की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं लगा दूँ द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ये बहुत ही कोई जटिल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या करेंगे आप, यहाँ पर आर्टिकल एन को रिमूव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स डैश इन्वाइटेड फॉर द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए इन्वाइटेड दे रखा है। इन्वाइटेड आपको पता है ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। वो वर्ब जो आपसे व्हाट या होम का रिक्वायरमेंट आपसे मांगने लगे, आंसर मांगने लगे, वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती है। ध्यान दीजिए, अगर वो सब्जेक्ट की डिमांड कर रही है तो हु की डिमांड करेगी, और अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है तो व्हाट या होम की डिमांड करेगी आपसे। इन्वाइटेड ट्रांसिटिव वर्ब है। अब या तो इसके पास ऑब्जेक्ट होता तो ये वर्ब एक्टिव हो सकती थी, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब ये वर्ब पैसिव वॉइस में होगी। अब पैसिव वॉइस में होगी तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो पैसिव फॉर्म में होगी, कंडीशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि अ ग्रुप की आएगी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, पैसिव वॉइस में आएगी। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। हैव तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है, ये नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर सी वाला भी नहीं होगा, यानी ए और सी तो खत्म कर दिया हमने। अब हमारे पास बचा बी और डी। बी जो है वो एक्टिव में वर्ब है और डी जो है वो पैसिव वॉइस में वर्ब है। हमें डी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर द पार्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में हमें फाइंड करना है हाइफिनेटेड फॉर्म, कौन सा बेस्ट हाइफिनेटेड फॉर्म दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से डील कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमें फाइंड करना है करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एन एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी का करेक्ट प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। सो कौन सा हो जाएगा, आपको बेसिक रूल तो पता ही है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में हिसिंग साउंड यानी सा साउंड या साउंड आ रहा हो तो उसकी एपस्ट्रॉफी बनाने के लिए, उसका पजेसिव बनाने के लिए हम केवल एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। और अगर हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है तो हम उसका पजेसिव बनाने के लिए एपस्ट्रॉफी विद यस यूज करते हैं। लेकिन ये बेसिकली लिविंग के लिए लगाते हैं। हालांकि नॉन लिविंग के लिए भी हम लगा सकते हैं, बट वो जब हम पर्सोनिफाई करते हैं तब।
ध्यान दीजिएगा। तो ये बेसिक रूल आपको पता ही होगा, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, उसी बेस पे कौन सा आंसर हमारा होगा। सो देखिए पहला ऑप्शन जो लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लूरल भी किया है यानी हिसिंग साउंड भी आ रहा है और फर्स्ट ऑफ एस लगा रहा है, जो कि अभी मैंने बताया गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ पर दूसरे वाले में भी स्टूडेंट्स लिखा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ए और बी खत्म। दूसरे पास तीसरे में लिखा स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, लेकिन बैक पैक में भी फर्स्ट ऑफ लगा रखा, सो सी भी खत्म। हमारे पास डी ऑप्शन बचा। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। द स्टूडेंट्स बैकपैक वॉज लेफ्ट इन द क्लासरूम। बैकपैक मीन्स होता है वो झोला, वो बैग होता है जिसे आप पीठ पर रखकर लेकर चलते हो, जिसमें सामान रखते हो, उसे बैकपैक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, ध्यान रखिएगा, डिपेंड ना हो, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। वो क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी, और वो क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कही जाएगी, और वो क्लॉज जो बिना किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होगी मेन क्लॉज कही जाएगी। तो हमें यहाँ फाइंड करना है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो कौन सी हो जाएगी? देखिए इसमें ए वाला छोड़कर बी में भी वाइल लिखा है, सी में बिकॉज लिखा है, और डी आफ्टर, ये तो फ्रेज है, ये तो क्लॉज है ही नहीं। तो यहाँ पर बी सी डी ये तो खत्म हो गए, क्योंकि ये हमारी सारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, डिपेंडेंट क्लॉज हैं। हमें चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द स्टूडेंट्स वर्कड डिलीजेंटली, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 6 का ई होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में फाइंड करना है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में फाइंड करना है, कौन सा आंसर हो जाएगा। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लिखा आई आस्क्ड हर। अब देखिए जैसे मैंने रूल भी बताया था, एक बेसिक रूल नहीं होता बेसिकली, अगर हमारी सब मेन क्लॉज पास्ट इंडिफरेंट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में ही होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कैन बी इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में हो सकती है। तो यहाँ पर आप उसी से भी लगा सकते थे। दूसरा ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आस्क्ड है तो यहाँ पर न्यू है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा देखिए बी आस्क्ड रखा लेकिन नोज है, गलत हो जाएगा। सी में आस्क्ड दे रखा है लेकिन यहाँ पर नोज दे रखा है, गलत हो जाएगा। और डी में आस्क्ड दे रखा है लेकिन यहाँ पर न्यू है और आगे हैज़ दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 7 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन इनकरेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस एक हमें इनकरेक्टली दिया गया है और इसके लिए करेक्ट सेंटेंस हमें फाइंड करना है। अब इनकरेक्ट इसमें दिया क्या है, द वेदर इज़ टू हॉट टू। अब आपको पता है टू टू का कॉम्बिनेशन होता है, टू टू, इसके साथ 2 + V1 होनी चाहिए थी, या तो फिर स्ट्रोक के साथ दैट आता है, ये भी आपको पता है ना। तो ये ऐसा कुछ करते, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया गया है दैट का, तो यही गलत हो जाएगा हमारे पास। कौन सा आंसर हो जाएगा आपके लिए? तो देखिए यहाँ पर किसमें टू के साथ टू लगाया गया है, टू के साथ टू लगाया है। सो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, द वेदर इज़ टू हॉट टू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं। अगर आप इसे सो दैट के साथ बनाते तो ऐसे बनाते, द वेदर इज़ सो हॉट दैट दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ऐसे कुछ होता तो वहाँ पर आंसर हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 8 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट। 9 में फाइंड करना है द स्टूडेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड द चैलेंजिंग असाइनमेंट, व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट हैव। अच्छा, मस्ट हैव की यहाँ पर मीनिंग बताना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो मस्ट जो है कंपल्सन को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर जो मस्ट है मीनिंग दे रहा है वो मीनिंग दे रहा है श्योरिटी की। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, श्योरिटी की। सेंटेंस पढ़िए और समझिए, यहाँ पर मीनिंग जो दे रहा है वो सी यानी श्योरिटी की दे रहा है। द स्टूडेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड, जरूर कंप्लीट कर लिया होगा द चैलेंजिंग असाइनमेंट, वो चैलेंजिंग असाइनमेंट को, यानी कि श्योरली कर लिया होगा, वो श्योरली कर लिया होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में फाइंड करना है ऑप्शन क्या बोलते हैं बेस्ट, अच्छा करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पर 10 में देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इस टाइप से। 10 में हमें फाइंड करना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो एम्बेलिश की आपको पता है स्पेलिंग सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बोल सकते हो, बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट, या फिर एम्बेलिश का मतलब बेसिकली सजाना होता है, मोर वैल्यू ऐड करना, डेकोरेशन ऐड करना, उसे एम्बेलिश करना बोलते हैं। इसके सिनोनिम हो सकते हैं डेकोरेट, एडॉन हो सकता है, ऑर्नामेंट हो सकता है, फर्निश हो सकता है, गार्निश हो सकता है, ब्यूटीफाई हो सकता है, वार्निश हो सकता है, इसे सारे सब सिनोनिम हो जाएंगे। तो डेकोरेट इसका सिनोनिम हो सकता है ना, डेकोरेट हो जाएगा आपका, एडॉन हो जाएगा, एडॉन आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लोगे, आपको ये स्पेलिंग आती होंगी। ऑर्नामेंट जानते हो, ORNAMENT, ऑर्नामेंट हो सकता है, ध्यान दीजिए। गार्निश जानते हो, गार्निश वर्ड हो जाएगा। वार्निश भी हो सकता है, वार्निश हो नहीं सकता है, वार्निश भी सिनोनिम है, वार्निश भी हो जाएगा। ब्यूटीफाई तो जानते हो, ब्यूटीफाई सिनोनिम हो जाएगा।
इस टाइप से, तो इसके सिनोनिम सारे हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड करना है। 11 का करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब पता है, हैज़ या हैव के साथ बिन, और बिन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है 11 नंबर में दे हैव बिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में फाइंड करना है सेंटेंस यूज द प्रपोजिशन ऑन टू करेक्टली। ऑन टू करेक्टली किस में यूज किया गया है? द स्क्वायरल डार्टेड ऑन टू। डार्ट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन अ क्विक वे, यानी जल्दी जल्दी में किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, उसे डार्टेड बोलते हैं, डार्ट करना बोलते हैं। तो डार्टेड के साथ ऑन टू, तो यहाँ पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं लग रहा है, बट लग सकता है, लेकिन उससे बेटर है कि डार्टेड के साथ आप जैसे एक जगह से प्लेस करना, दूसरी जगह प्लेस करना, तो थ्रू भी लगा सकते हो, ऑन भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो। यहाँ पर अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी में द बाइकर क्लाइम्ड ऑन टू द माउंटेन पीक। हाँ, ये सही हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑन टू क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑन, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर दो प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एक साथ लिखा गया है। तो ऑन जो प्रपोजिशन शो करता है वो हमारे पास पोजीशन की प्रपोजिशन है, और टू जो है वो मूवमेंट की है। तो मूवमेंट के साथ पोजीशन, यानी पोजीशन भी हो और मूवमेंट हो, उसके लिए वहाँ पर हम ऑन टू का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट के साथ पोजीशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ए से हमें कहीं पता नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं पता चल रहा है कि स्क्वायरल जो है वो मूवमेंट कर रही है या फिर ट्रंक पर कैसे कर रही है, क्योंकि ट्रंक पे हो सकता है वो ट्रंक पे ही मूव कर रही हो तो ऑन भी लगा सकते हैं वहाँ पर। अगर पेड़ के थ्रू मूव कर रही होगी तो थ्रू भी लगा सकते हैं वहाँ पर। सो यहाँ पर थोड़ा सा ए इसी रीजन से वीक हो जा रहा है, अदरवाइज ये भी सही हो सकता था। अच्छा, प्लेस्ड कीज ऑन टू द टेबल, ये भी नहीं होगा, प्लेस वर्ब की वजह से ऑन टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लेस ना होकर थ्रू होता तो फिर हम बोल सकते थे कि उसने ऐसे चाबी फेंक दी टेबल पर। और रैन पॉड, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्टली है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हमें फाइंड करना है बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, शी हैज़ रेड डैश बुक दिस मंथ दैन लास्ट मंथ। अच्छा, यहाँ पर कंपैरिजन है, सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मोर लगा दीजिए यहाँ पर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 14 का आंसर देखते हैं। 14 में लिखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बेस्ट ऑप्शन करना है, फिलर्स फिल करने हैं, तो हमें देखना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। द एथलीट स्प्रिंटेड द ट्रैक लीप्ड ओवर द हर्डल्स। लीप्ड ओवर द हर्डल्स, यहाँ पर ओवर आ जाएगा, यानी सेकंड नंबर पर ओवर होगा, ओवर इज। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, बड़ा आसान है, फिट कर लीजिएगा। द एथलीट स्प्रिंटेड अक्रॉस द ट्रैक लीप्ड ओवर द हर्डल्स एंड क्रॉस द फिनिश लाइन विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अमिड्स द इंचैंटिंग बॉटनिकल गार्डन डैश विजिटर्स एक्सपीरियंस्ड अ सीनरी जर्नी। ठीक है, a sensory journey through fragrant blooms and lush greenery। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, यहाँ पर बी हो जाएगा। A haven for nature enthusiasts was revealed as the gentle breeze carried the scent of blooming flowers। इसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने जो विजिटर्स थे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? अ सेंसरी जर्नी एक्सपीरियंस किया थ्रू फ्रेगरेंट ब्लूम्स एंड लश ग्रीनरी। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का ए हो जाएगा आंसर। 15 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में फाइंड करना है फिनोमिनन का प्लूरल। अब आपको पता है आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड सुन रखा होगा ना, जैसे कि आपका पास डिक्टम आ जाए ना, डिक्टम, तो डिक्टम का जो प्लूरल होता था वो डिक्टा होता था, ई लगा देते थे। जैसे आपने देखा होगा कि डेटम का प्लूरल डेटा हो जाता है ना, ऐसे ही आपने देखा होगा सिम्पोजियम का प्लूरल सिम्पोजिया हो जाता है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया हो जाता है। ऐसे यहाँ पर फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना होगा, ऑप्शन नंबर बी, आपने नाउन में पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में फाइंड करना है द कैट स्लेप्ट पीसफुली ऑन दी विंडोज सिल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि स्लेप्ट कैसी वर्ब है। स्लेप्ट इंट्रांसिटिव वर्ब है। देखिए वो वर्ब जो आपसे व्हाट या होम की डिमांड करेगी वो ट्रांसिटिव, जो नहीं डिमांड करेगी वो हमारी इंट्रांसिटिव होगी। जैसे स्लीप हो गया, रन हो गया, क्राई हो गया, ये सब हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इंट्रांसिटिव वर्ब है स्लेप्ट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखा है ना स्लेप्ट वर्ब का, तो यहाँ पर ये भी ऐसे भी पहचान सकते थे कि यहाँ पर कोई अगर वो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है इस वर्ब का तो वो ट्रांसिटिव हो जाती है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करती है अपने ऑब्जेक्ट पर, तभी वो कंप्लीट होती है। लेकिन ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। द कैट स्लेप्ट, सो गई थी। कैसे सो गई थी? वो एडवर्ब मांगेगी लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मांगेगी। सो कैसे के लिए आप हाउ, वेयर, व्हेन,
वाई, ये सब एडवर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब इनकी डिमांड हो सकती है, बट कभी भी ऑब्जेक्ट की डिमांड ये नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम फॉर टेनेशियस? टेनेशियस वो इंसान होता है जो बड़ा ही जिद्दी टाइप का हो सकता है ना, आप बोल सकते हो डिटरमाइन इंसान होता है जो टेनेशियस होता है, वो बहुत ही ना जिद्दी। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंटोनिम, और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? तो जो इंसान जिद्दी होता है, आसानी से गिव अप नहीं करता है, उसे हम टेनेशियस बोलते हैं। टेनेशियस होना, आप उसे अनशेकेबल बोल सकते हो। स्टबर्न एक वर्ड सुन रखा है ना, स्टबर्न, तो स्टबर्न भी हो जाएगा इसका सिनोनिम, आपने देखा होगा। परसिस्टेंट बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा। स्टीड फास्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। मैं वर्ड बोल दे रहा हूँ, फर्म इसका सिनोनिम हो जाएगा ना, फर्म, फर्म सिनोनिम हो जाएगा इसका। अनशेकेबल सिनोनिम हो जाएगा। ये सब सारे के सारे इस पर सिनोनिम हो जाएंगे किसके? टेनेशियस के। टेनेशियस वो इंसान होता है जो बड़ा ही रेजोल्यूट होता है, परसिस्टेंट होता है, स्टबर्न हो सकता है। सो यहाँ पर हमें एंटोनिम फाइंड करना था जो कि ईल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि ईल्ड का मतलब होता है आसानी से गिव अप कर देने वाला, यानी कि घुटने टेक देने को हम ईल्ड बोलते हैं, गिव अप करने के सेंस में लगाते हैं ईल्ड। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा टेनेशियस का? बी। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में फाइंड करना है इन अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन एलेक्स डिसाइडेड टू थ्रो कॉशन टू द विंड। यहाँ पर एक ईडियम यूज किया गया है, थ्रो कॉशन टू द विंड। इसका मतलब होता है रिस्क लेना। अब रिस्क लेने के लिए यहाँ पर ईडियम की करेक्ट मीनिंग फाइंड करना था। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मेकिंग अ रिस्की और इम्पल्सिव डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है परिणाम, आउटकम्स जिसे बोलते हो आप, दूरगामी परिणाम जिसे बोलते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में फाइंड करना है करेक्ट पैसिव फॉर्म। करेक्ट पैसिव फॉर्म 20 की फाइंड करना है, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा? लिखा है कि द मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट बैफल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, इसका पैसिव जो बनेगा वॉज वर्ब के साथ बनेगा। वॉज वर्ब के साथ बनेगा, कौन सा ऑप्शन है? सो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आसान है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 21 देख लीजिए। 21 में हमारे पास आंसर क्या है? चूज दी करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें मेन क्लॉज के साथ साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनी हो। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों क्लॉज, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 21 का ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो हैं हमारे पास वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। क्योंकि ऑल्दो इट वाज रेनिंग शी डिसाइडेड टू गो फॉर अ रन, यानी पर ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। शी वॉक टू द स्टोर बट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। शी वॉक टू द स्टोर एंड शी बॉट सम ग्रोसरीज, इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रखा है मेन क्लॉज के साथ, तो यहाँ पर ये भी कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। सो बी और सी तो कंपाउंड है। सी लिखा है रनिंग क्विकली शी अवॉइडेड द ऑब्स्टेकल्स, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। हमें यहाँ पर फाइंड करना था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिटिंग बाय द fireplace, a mysterious story told by the old storyteller. Which of the following is the correct passive construction of the sentence given above? अच्छा, इसका करेक्ट पैसिव फाइंड करना है हमें, कौन सा हो जाएगा? सो करेक्ट पैसिव इसका जो हो जाएगा, सिटिंग बाय द फायरप्लेस अ मिस्टीरियस स्टोरी वॉज टोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सी हो जाएगा इसका, 22 का सी हो जाएगा। सिटिंग बाय द फायर प्लेस अ मिस्टीरियस स्टोरी वॉज टोल्ड बाय द ओल्ड स्टोरी टेलर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में लिखा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करेक्ट फॉर्म यूज करना है। लिखा है ऑफ ऑल दिस रूट्स, सारे रूट्स की बात कर रहा है। ऑल लग जाए, सुपरलेटिव डिग्री लगा दो। दिस वन सीम्स द, और आर्टिकल द भी लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दो ही केस में लगाते हैं, जब दो में से किसी एक को बेहतर बताना है या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाना हो तब लगाते हैं। अदरवाइज कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हो, आप आपको याद पता है, मतलब कोई डिटरमिनर यूज करते हो इस टाइप से, ध्यान रखना। जो सेफेस्ट लिखा है इसके पहले आर्टिकल द लगा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पॉजिटिव यूज़ ऑफ फ्यू। पॉजिटिव यूज़ ऑफ फ्यू मतलब अगर फ्यू केवल लिखा होगा तो आपको पता है ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर इसके पहले ये आर्टिकल ए या फिर द लगा दें तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। आ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो है वो सब, और फ्यू का मतलब ना के बराबर। तो यहाँ पर हमें फ्यू का जो यूज करना है वो पॉजिटिव वाला यूज करना है, यानी उसके पहले कोई आर्टिकल ए या फिर द लगा हो वो वाला वर्जन यूज करना है। यहाँ पर देखिए किस में लिखा है, दे कैन रेज फ्यू डाउट्स। फ्यू लिखा है नेगेटिव है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा लिखा है देयर आर फ्यू, इसका मतलब ये नेगेटिव है लेकिन नहीं होगा। और एक चीज़ बता देते हो आपको, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, याद रखना। जब फ्यू डिटर्मिनर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल नाउन लेता है अपने बात, चाहे वो नेगेटिव सेंस दे रहा हो चाहे वो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आई हैव अ फ्यू एप्पल्स, ठीक है,
मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं, थोड़े हैं कुछ हैं, ध्यान दीजिएगा इस टाइप्स में। तो आई हैव अ फ्यू, ऑफ यू का यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर रेजिलिएंट। रेजिलिएंट इंसान वो इंसान होता है ना, बड़ा ही जो बोल सकते हो ना लचीला हो। अच्छा, जो लचीला इंसान होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि कमज़ोर होता है, लचीला इंसान मजबूत होता है। तो मैंने आपको बताया भी ना कि स्टूडेंट्स लाइफ में स्टूडेंट्स को बहुत ही रेजिलिएंट होना चाहिए, बहुत ही लचीला होना चाहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम आया, कुछ मुसीबत आए, तुरंत उसके बाद ओवरकम करके उसे फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाना चाहिए कि हम फिर से पढ़ाई करेंगे, फिर से अपने मेहनत करेंगे, इस टाइप से। तो रेजिलिएंट नेचर का इंसान अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है सिनोनिम 25 का। रेजिलिएंट मतलब होता है ना एबिलिटी टू रिकवर शेप क्विकली, है ना, उसे रेजिलिएंट बोलते हैं। एबिलिटी टू रिकवर शेप क्विकली उसे बोलते हैं रेजिलिएंट इंसान। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिनोनिम। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ध्यान रखना ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, रेजिलिएंट का सिनोनिम हमें फाइंड करना है फ्लेक्सिबल। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्रेजाइल तो नाजुक होते हैं, बहुत ही आसानी से टूट सकते हैं। डेलिकेट जानती हो, आसानी से, डेलिकेट ब्यूटी के लिए भी लगाते हैं ना, और ब्रिटल भी आसानी से टूट जाए। तो ये तो एंटोनिम हो जाएंगे। रेजिलिएंट का सिनोनिम हमारा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। जैसे रेजिलिएंट के और भी सिनोनिम हो सकते हैं, प्लाइबल हो सकता है, प्लाइबल समझते हो ना, प्लाइबल हो सकता है ना, और प्लाइंट भी हो सकता है ना, इसे बोलते हैं प्लाइंट, PLIANT, प्लाइंट हो सकता है। सपल एक वर्ड आता है ना, सपल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, SUPPLE, सपल, आपने सुन रखा होगा। इलास्टिक जानती हो, है ना, इस टाइप के सिनोनिम हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, हमें सिनोनिम फाइंड करना था। 26 का आंसर हमें फाइंड करना है, और ये बताना है हमें अरेंज करके। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, इसको पढ़ा होगा, बड़ा ही आसान है। यहाँ पर पोर्शना किंग के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने रोम पर अटैक किया था, उनके बारे में चर्चा है और उन्हीं की कहानी बताई गई है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 26 का ए हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहे इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि आंसर बता रहे हैं, और तो 26 का ए हो जाएगा। 461352, यानी 4 से स्टार्ट करिएगा। देयर वॉज वंस अ वॉर बिटवीन द रोमन पीपल एंड द इट्रूसेंस, है ना, इसे आप बोलेंगे इट्रूसेंस नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसे हम एट्रुस्केंस बोलते हैं, क्योंकि एट्रुस्केंस पोर्शना वहाँ का राजा था जो रोम के अगेंस्ट अटैक करने जा रहा था, नहीं, अटैक करने के लिए चढ़ाई किया था। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे पढ़िएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा। 461352, 461352, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी सबसे पहले 4th आएगा, देन 6 आएगा, देन 1 आएगा, देन 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में फाइंड करना है। अगेन हमारे पास यहाँ पर ये तो बहुत अच्छे सेंटेंस होते हैं, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेंटेंस दे रखे होते हैं, और दोनों को पढ़कर हमें बीच के सेंटेंस अरेंज करने होते हैं। बड़ा ही आसान ये भी होते हैं, इसमें भी टफ नहीं है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ इस टाइप्स में। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग दे रखा है, द बसलिंग सिटी। बसलिंग सिटी जानते हो ना, बड़ी ना हलचल भरी, उसे बसलिंग बोलते हैं। बसलिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया ना इस टाइप्स में। तो बसलिंग सिटी का मतलब होता है ना बहुत ही हलचल भरी ज़िंदगी, जिसे बोलते हैं ना, या हलचल भरी सिटी, हलचल वाली, उसे बसलिंग बोलते हैं। हसल बसल ज़िंदगी जानते हो ना, हसल बसल इस टाइप्स में, तो बसलिंग जानते हैं। तो बसलिंग सिटी ऑफ टोक्यो इज़ नॉट ओनली द कैपिटल ऑफ जापान, ना केवल वो कैपिटल है जापान की, बट आल्सो ग्लोबल मेट्रोपोलिस नोन फॉर इट्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ना कि वो लोग सिटी है, मतलब ना कि वो लोग कैपिटल है जापान की, बल्कि वो अपने मेट्रोपोलिस होने की वजह से जानी जाती है, इनोवेशन होने की वजह से जानी जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। तो 27 का किससे स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग सेंटेंस यही है, इसके बाद आप करोगे किससे, टोक्यो जर्नी। हाँ, टोक्यो जर्नी। सो ऑप्शन नंबर ए, यानी पी से, पी से, ए नहीं होगा, पी से स्टार्ट करेंगे तो पी से एक ही तो ऑप्शन है, ए हो जाएगा 27 ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 27 PRQS, PRQS इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। पढ़िएगा, अगर कोई डाउट हो पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पैसेज पढ़िएगा, बड़ा आसान है। अपातानी ट्राइब, यानी कि जो हमारी अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब पाई जाती है, उसके बारे में बताई गई कहानी। और ये पैसेज बहुत ही आसान है, माफ़ करिएगा गलत प्रोनाउंसिएट करिएगा, किया था आपातानी, आपातानी लिखा है। ठीक है, तो आंसर मैं बता देता हूँ। पैसेज पढ़िएगा, बहुत आसान है। पैसेज पढ़ने के तरीके समझिएगा। आप पैसेज को पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, उसको समझिए, डिड्यूस करिए, और कोशिश करिए कि आगे के सेंस निकालने की, क्या इसके बारे में बात बताई गई है इस टाइप्स में। तो आंसर क्या है मैं बता देता हूँ। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। और 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन। पढ़िएगा, सेंटेंस समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। 28 का ए, 29 का बी। 30 लास्ट देख लेते हैं।
30 जो हमारे पास है इसका यहाँ पर हमें एरर फाइंड करनी थी। देखिए एरर डिटेक्ट करना था, तो एरर जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है वो लिखा है दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे। अब हमने देखा कि जो दे रिलेटिव दे जो पर्सनल प्रोनाउन है ये पीपल के लिए आया है, और ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ये भी पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी एंटीसीडेंट के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ये बात आपको पता है प्रोनाउन में। तो दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे हो जाएगा रिमूव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रिमूव करिए। आप सोच रहे होंगे कि दे को क्यों रिमूव करें, हो क्यों नहीं रिमूव करेंगे, तो आपने देखा यहाँ पर 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये प्रोनाउन भी बनते हैं और कंजंक्शन बनते हैं, इसलिए दोनों रोल अदा कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, इसलिए हमें हु को रखना पड़ेगा बट दे को हटाना पड़ेगा। आपने देखा होगा, कॉन्सेप्ट सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर किसी एंटीसीडेंट के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हु जो है वो दोज पीपल को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो यहाँ पर दे जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे को रिमूव करिए और सेंटेंस सही हो जाएगा। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। इसी साथ हम लोग इस एसटी को भी फिनिश कर दिए। आपको कोई अगर डाउट हुए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आपके क्वेश्चन को ज़रूर जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एसटी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।